कल्पना कीजिए कि आप 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और तापमान -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। लेकिन समस्या तापमान या ऊंचाई नहीं है, समस्या सामने खड़ा दुश्मन है जो कि लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्र से आप पर गोलाबारी कर रहा है। जाहिर तौर पर इस तरह की कल्पना करना आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कारगिल युद्ध की, जिस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत में अवैध तौर पर कब्जा करने की, अवैध तौर पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी और भारतीय सैनिकों ने अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के सैनिकों को वापस उनके देश में खदेड़ दिया था। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान कई भारतीय सैनिकों को अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़ा था। इन्हीं में से एक सैनिक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने गंभीर चोट के बावजूद भी 4 पाकिस्तानी सैनिकों को, 4 दुश्मनों को मार गिराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा के इस सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको इसी तरह की जानकारियां देने के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज के दौरान हम मुख्य तौर पर भारत में जो तमाम अवार्ड्स हैं, चाहे वो सिविलियन अवार्ड्स हों, चाहे वो मिलिट्री अवार्ड्स हों, इन तमाम अवार्ड्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन अवार्ड्स के हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत जो हमारी है वो सैन्य पुरस्कारों से होगी। इस पूरी आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर एक ओवरव्यू को, सैन्य पुरस्कारों के एक ओवरव्यू को एक छोटे से संक्षेप तौर पर उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में सैन्य पुरस्कारों का इतिहास क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाकाव्य काल से, यानी कि एपिक एरा से। तो अगर आप महाकाव्य काल को देखते हैं तो इस पूरे काल के दौरान मुख्य तौर पर धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, जिसकी वजह से इस पूरे काल में जो पुरस्कार थे वो माना जाता था कि सीधे डिवाइन पावर से आते हैं, सीधे दैवी शक्तियों से पुरस्कार आते हैं। यानी कि अगर आप युद्ध भूमि में शहीद होते हैं, अपना जीवन का बलिदान करते हैं, तो आपको जो पुरस्कार मिलेगा वो इस वाले जीवन में नहीं मिलेगा, इस वाले लोक में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पुरस्कार पारलौकिक शक्तियों द्वारा दिया जाएगा। और ऐसा ही उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है। अगर आप महाभारत को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है, उसमें यह लिखा गया है कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में शहीद होता है, तो युद्ध भूमि में शहीद होना स्वर्ग का सबसे आसान रास्ता है। यानी कि महाभारत ये कहता है कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप युद्ध भूमि में शहीद हो जाएं, ये स्वर्ग जाने का सबसे आसान रास्ता है। तो यहाँ पर अपने कर्म को, एक युद्ध के कर्म को एक बहुत विशेष महत्व दिया गया है। इसके अलावा ऐसा ही कुछ उदाहरण जो है, ऐसे ही कुछ अवधारणा जो है वो हमें दक्षिण के संगम साहित्य में भी देखने को मिलती है। संगम साहित्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में शहीद होता है, उस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए हमें उसी क्षेत्र में एक स्मृति चिन्ह स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर जो डिवाइन पावर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में आते हैं, यानी कि मिडीवल एरा में आते हैं, तो मध्यकाल के दौरान मुख्य तौर पर भारत समेत दुनिया भर में जो भौतिकवाद था, जो मटेरियलिज्म था, वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। यानी कि जो हमारे आसपास जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिकवादी चीजें हैं, उन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, पैसों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, ऐशो आराम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। तो इसी की वजह से जो पुरस्कृत करने का जो तरीका था वो भी मध्यकाल में थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देता है। कैसे बदलता है? तो मध्यकाल में जो इस तरह के लोग थे जो युद्ध भूमि में शहीद होते थे या फिर युद्ध भूमि में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते थे, तो उन्हें उपाधियां दी जाती थी राजाओं द्वारा या फिर सुल्तानों द्वारा, जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनके द्वारा जागीरें दी जाती थी, जमीनें दी जाती थी। इसके अलावा सम्मान में पोशाक दी जाती थी, वो विशेष पोशाक पहनते थे। इसके साथ ही उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाते थे, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनके सम्मान में संगीत समारोह होते थे, दूसरे तरह के समारोह आयोजित किए जाते थे। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि जो एक मटेरियलिस्टिक भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो भौतिकवादी भावना है वो बढ़ गई थी।
इसका उदाहरण हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, जहां पर युद्ध भूमि में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को बहुत बेहतर उपाधियां दी जाती थी, जैसे खान की उपाधि मिलती थी, मलिक अमीर की उपाधि मिलती थी। तो इस तरह की उपाधियां देखने को मिलती हैं हमें। और ये वाला जो ट्रेंड है ये केवल भारत में नहीं था, बल्कि दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े साम्राज्य थे उन सभी साम्राज्यों में हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। सभी साम्राज्य अपने सैनिकों को इसी तरह की चीजों से सम्मानित किया करते थे। तो ये तो मिडीवल एरा की बात हुई। अब मिडीवल एरा से हम प्रवेश करते हैं आधुनिक भारत में, यानी कि मॉडर्न इंडिया में। और मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले आता है ब्रिटिश काल। और अगर हम बात करें भारत के वर्तमान जो अवार्ड सिस्टम है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसकी जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश काल में देखने को मिलती हैं। उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन से होती है। हालांकि जो कंपनी शासन था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, उस शासन ने इस पूरी प्रणाली को बहुत बेहतर ढंग से बदलने का प्रयास किया था। उदाहरण के लिए जो ब्रिटिश प्रथा थी, यानी कि जो ब्रिटिश भारत जो उस समय ब्रिटिश में रूल हुआ करता था, वहां पर प्रथा ये हुआ करती थी कि जो तमाम अवार्ड्स थे वो अवार्ड्स केवल अधिकारियों तक सीमित होते थे। यानी कि जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स थे उन्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था। जो सभी पुरस्कार थे वो केवल अधिकारियों को दिए जाते थे। लेकिन जब भारत में कंपनी शासन की शुरुआत होती है तो वो इस तरह की प्रथा को बदल देते हैं। वो जो सभी पुरस्कार थे वो सैनिकों को भी देते हैं और अधिकारियों को भी देते हैं। लेकिन शुरुआत में जब कंपनी की शुरुआत होती है, कंपनी शासन की शुरुआत होती है, तो जो तमाम मेडल्स दिए जा रहे थे वो केवल एक वॉर स्पेसिफिक मेडल्स हुआ करते थे, केवल युद्ध स्पेसिफिक मेडल्स थे। जैसे कि 1778 से 1784 के दौरान ब्रिटिश कंपनी द्वारा दक्कन मेडल दिया जाता था जो कि युद्ध से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 1791 से 92 के दौरान मैसूर मेडल दिया जाता था जो कि मैसूर की लड़ाई से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 1799 में कंपनी द्वारा सेरिंगपट्टनम मेडल दिया जाता था जो कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो तमाम मेडल्स हैं वो एक वॉर स्पेसिफिक मेडल है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बदलने लगती है। धीरे धीरे एक स्पेसिफिक एक जनरल मेडल्स की शुरुआत होती है, जनरल अवार्ड्स की शुरुआत होती है। जैसे कि 1837 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा 1911 में विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। 1914 में मिलिट्री क्रॉस दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे विशेष बात ये थी कि ये जो तमाम मेडल्स हैं ये सभी मेडल सैनिकों के लिए भी थे और अधिकारियों के लिए भी थे। इसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, और आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी हो जाता है। तो अब भारत दो हिस्सों में बट गया था, एक तरफ भारत था, एक तरफ पाकिस्तान था। भारत में अब एक नए सिरे से पुरस्कारों की शुरुआत होती है। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के कुछ ही समय बाद भारत ने अपना पहला युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, जहां पर ये जो पूरा युद्ध था वो कश्मीर के मसले को लेकर था। तो धीरे धीरे इस पूरे युद्ध के दौरान कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग शहीद होते हैं, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देते हैं। और इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं को लोगों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अंततः 26 जनवरी 1950 को 3 नए सैन्य पुरस्कारों का गठन किया जाता है। ये 3 नए पुरस्कार थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन सबसे विशेष बात ये थी कि ये जो तीनों पुरस्कार थे ये युद्धकालीन पुरस्कार थे। और इसके अलावा एक विशेष बात ये भी थी कि ये जो पुरस्कार गठित किए गए थे ये पुरस्कार रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से गठित किए गए थे, यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए थे। इसका मतलब ये था कि ये पुरस्कार तो 1950 में गठित हुए थे, लेकिन ये पुरस्कार 1947-48 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उन लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि बैक डेट से इस पुरस्कार को लागू किया गया था। तो ये तो पहला पुरस्कार हुआ। इसके बाद धीरे धीरे आवश्यकता ये भी महसूस की जाती है कि युद्धकालीन पुरस्कार तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार स्थिति ये भी होती है कि दुश्मन की अनुपस्थिति में भी कई सैनिक बहुत बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि शांतिकालीन स्थिति में भी कई सैनिक बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो उनको सम्मानित करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को अब पुरस्कार की 3 नई कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इनका नाम था अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3। और यहाँ पर ये जो पुरस्कार थे ये शांतिकालीन पुरस्कार थे, पीस टाइम अवार्ड्स थे। और इन पुरस्कारों को भी पूर्वव्यापी प्रभाव से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से 1947-48 पर लागू किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इन पुरस्कारों का नाम एक ही जैसा है,
तो इनके नाम में डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनके नाम में डिफरेंस करने के लिए इनके नाम को चेंज किया जाता है और नाम परिवर्तित होता है जनवरी 1967 में और इन्हें नया नाम मिलता है। जो अशोक चक्र वर्ग 1 था उसे नाम मिलता है अशोक चक्र, जो अशोक चक्र वर्ग 2 था उसे नया नाम मिलता है कीर्ति चक्र, और जो अशोक चक्र वर्ग 3 था उसे नया नाम मिलता है शौर्य चक्र। और इसके बाद ये तो 6 पुरस्कार हो गए। इसके बाद भारत सरकार द्वारा समय समय पर जरूरत को महसूस करते हुए कई अन्य पुरस्कारों का भी गठन किया जाता है। कौन कौन से पुरस्कार गठित हुए हैं, एक बार उनका ओवरव्यू भी जान लेते हैं कि भारत में किस तरह के सैन्य पुरस्कार वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों की बात की, जिसमें परमवीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है और वीर चक्र आता है। इसके बाद कुछ शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होते हैं, जिसमें अशोक चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है और शौर्य चक्र आता है। इसके बाद युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदक होते हैं, जिसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक शामिल होता है। इसके बाद कुछ शांतिकालीन विशिष्ट सेवा पदक होते हैं, जिसमें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक शामिल होता है। और साथ ही कुछ विशिष्ट सेवा पदक होते हैं, यानी कि जो सर्विस स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि सेना पदक हो गया, नौसेना पदक हो गया और वायुसेना पदक हो गया। इसके बाद कुछ जो पदक होते हैं वो सेवा पदक होते हैं, यानी कि जिस तरह की आप सर्विस देते हैं उस सर्विस के आधार पर उसको आपको वो पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि पराक्रम पदक हो गया, सामान्य सेवा पदक है, सैन्य सेवा पदक है, हाई एल्टीट्यूड मेडल है, विदेश सेवा पदक है और आंतरिक सुरक्षा पदक है। तो ये तो हमने इन पुरस्कारों के बारे में एक ओवरव्यू जाना है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इन सभी पुरस्कारों पर, जो तमाम पुरस्कारों की हमने बात की, इन पुरस्कारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इन पुरस्कारों का चयन प्रोसेस क्या है, इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो अगर जो है पुरस्कार किसी सशस्त्र बल से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी आर्मी पर्सोनल को पुरस्कार दिया जाना है, तो पुरस्कार दिए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत उस यूनिट से होती है जिस यूनिट से वो सैनिक जुड़ा हुआ है। तो यूनिट से प्रक्रिया शुरू होती है और यूनिट द्वारा जो अनुशंसित कर्मियों की सूची है, यानी जो रिकमेंडेड आर्मी पर्सोनल्स की लिस्ट है, उस लिस्ट को सेवा मुख्यालय में भेजा जाता है। यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर हो गया, इसके अलावा जो वायुसेना का जो हेडक्वार्टर हो गया, मुख्यालय हो गया, इसके अलावा जल सेना का जो मुख्यालय हो गया, वहां पर इस सूची को भेजा जाता है और सेना मुख्यालय में इस सूची को लेकर, इस सूची की व्याख्या करने को, इस सूची की जांच करने को लेकर एक पुरस्कार समिति का गठन होता है। अब ये जो पुरस्कार समिति है ये सूची का सत्यापन करती है, यानी कि उसकी पुष्टि करती है कि जिन नामों की बात यहाँ पर की गई है उन्होंने असल में इस तरह का कोई काम किया है या फिर नहीं किया है। और सत्यापित करने के बाद, इसकी पुष्टि करने के बाद जो सेवा प्रमुख हैं, जो आर्मी के, जैसे आर्मी चीफ हो गया, वायुसेना के चीफ हो गए, इसके अलावा जल सेना के जो चीफ हो गए, उनकी मंजूरी के बाद इस सूची को रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाता है। तो ये तो प्रक्रिया हुई सशस्त्र बलों के मामले में। अब यहाँ पर ये जो कुछ अवार्ड, जिन अवार्ड्स की अभी हमने बात की थी, उनमें से कुछ जो अवार्ड्स हैं वो नागरिकों को भी दिए जाते हैं, सिविलियंस को भी दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जो सूची जारी की जाती है, जो सूची रक्षा मंत्रालय को दी जाती है, वो सूची गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। यानी कि गृह मंत्रालय सिविलियंस के नाम की सूची को रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करता है, रक्षा मंत्रालय को भेजता है। इसके बाद जब रक्षा मंत्रालय के पास दोनों तरह की सूचियां आ जाती हैं, दोनों तरह की लिस्ट आ जाती हैं, तो इसके लिए रक्षा मंत्रालय एक नई समिति बनाता है। इस नई समिति का नाम है केंद्रीय सम्मान एवं पुरस्कार समिति। और इस नई समिति में कई हाई प्रोफाइल्स लोग रहते हैं। जैसे इस समिति में भारत के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, इस समिति में तीनों सेवाओं के प्रमुख शामिल होते हैं और इस समिति में भारत के रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। और अगर ये जो सूची आई है, इस सूची में कोई सिविलियन नाम भी शामिल है, तो उसके लिए गृह मंत्रालय के सचिव को, यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसका जो सेक्रेटरी है, उसको भी इस पूरी जो कमेटी है उस कमेटी में शामिल किया जाता है। इसके बाद ये जो कमेटी है ये नाम को फाइनल करती है, सूची बनाती है और इस सूची को प्रधानमंत्री को भेजा जाता है और प्रधानमंत्री अंततः उस पर निर्णय लेते हैं और इस पूरे विषय को लेकर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देते हैं। और इस तरह राष्ट्रपति द्वारा साल में 2 बार 26 जनवरी को और 15 अगस्त को इन पूरे अवार्ड्स को वितरित किया जाता है। तो ये तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात हुई पूरी।
प्रक्रिया की बात हुई। ये हमने बात की इस पूरे अवार्ड, हमारे जो सैन्य अवार्ड्स हैं उनके एक ओवरव्यू की। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम सभी अवार्ड्स की विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में परमवीर चक्र की शुरुआत, इसका गठन किस वर्ष किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इन विषयों से जुड़ा कोई भी सवाल आता है, इस पूरे अवार्ड से जुड़ा कोई भी सवाल आता है, तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।